तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपको पता है मैटर तीन टाइप के होते हैं बच्चों, सॉलिड, लिक्विड एंड। तो जो अब आप पढ़ोगे, देखो फर्स्ट आपका टॉपिक आता है जिसमें आप पढ़ते हो थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। इसमें बेसिकली आप सॉलिड के बारे में ही खासकर ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है। सॉलिड कैसे एक्सपेंड करता है। ठीक है, एक्सपेंड लिख रखा है बाय अप्लाइंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा मेजर टॉपिक होता है बच्चों कैलोरीमीटर। ये बेसिकली बच्चों फ्लूइड के लिए होता है, जैसे वाटर हो गया या अदर लिक्विड हो गया। उसकी डेंसिटी, उसका स्पेसिफिक हीट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों चैप्टर। तीसरा जो होता है वो होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एटीजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों, गैस के लिए। इसमें भी हम टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से घटाने से इसके जो डायटोमिक हैं, ठीक है, या अदर पैरामीटर्स हैं, उस पर क्या फर्क पड़ता है, क्या एक्सपेंड करती हैं, कंप्रेस होती हैं। तो ये चीज़ें हमें स्टडी करनी। इसके अलावा एक और भी है बच्चों, थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली आपके चार टॉपिक आते हैं थर्मल के अंदर, थर्मल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। इसके बाद जाके फिर आपका वेव एंड ऑक्सीलेशन उसके बाद खत्म हो जाता है। तो बेसिकली चार चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं बच्चे। ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं है, हफ्ते हफ्ते दो। लेकिन इनको करना अच्छा है क्योंकि ये आपके तो छोटे छोटे चैप्टर हैं। दूसरा, मार्क्स इसमें आप इजीली ले सकते हो, कम फॉर्मूलेज हैं, इजी आप स्टडी कर लोगे। ठीक है। टेम्परेचर का खासकर अभी तक हमने कहीं पे ज़्यादा स्टडी किया ही नहीं। ठीक है। जब हम बेसिक यूनिट पढ़ते हैं या बेसिक डायमेंशन पढ़ते हैं तो आपने देखा अभी तक टेम्परेचर का खास कोई यूज हुआ ही नहीं। अब जाके बच्चों टेम्परेचर का यूज होने लगेगा इस चैप्टर में। ठीक है। तो अब आप एक डेढ़ महीना टेम्परेचर के बारे में या उससे रिलेटेड हीट, इन सब के बारे में स्टडी करते रहेंगे। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन फिर स्टार्ट होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है। तो आप कभी कोई चीज को टच करते हैं, ठीक है, देन आप बता पाते हैं कि ये कोल्ड है कि हॉटनेस है। अब कोल्ड और हॉटनेस का हमें तभी पता चलता है जब यहाँ पर रिलेटिविटी का टर्म आता है। रिलेटिविटी मतलब कि यहाँ किसी से रिलेट कर पाते, किसी से कंपेयर कर पाते हैं। जैसे कि अभी गर्मी चल रही है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा गर्म भी होगा ना पानी तो उतना ज्यादा आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर वो ठंडा होगा तो आपको तुरंत महसूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी में ठंडा एकदम से आपको महसूस होगा जल्दी से। ठीक है। ऐसे ही सर्दी में गर्म का ज्यादा महसूस होगा। तो एक्चुअली ये रिलेटिव मेजर होता है। रिलेटिव मेजर की मतलब अगर ज्यादा गर्म होगा ना तभी गर्मी में आपको गर्म महसूस होगा, और ठंड में भी ज्यादा ठंडा महसूस होगा। नॉर्मल ठंडा महसूस ही नहीं होगा आपको क्योंकि पहले से हाथ आपके ठंडे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव मेजर होता है। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव टर्म, जो कि हम क्या करते हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ बॉडी को हम मेजर करते हैं। ठीक है। तो मान के चलो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक है T1 टेम्परेचर, एक है T2 टेम्परेचर। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर T1 ज्यादा है T2 से तो मैं बोलूंगा T1 इज हॉटर देन T2। सिंपल, एक रिलेटिव टर्म है। ये हॉटर वन है और ये कोल्डर वन है। दोनों के पास टेम्परेचर है लेकिन मैं इसको हॉटर बोलूंगा और इसको कोल्डर बोलूंगा। तो एक तरीके की टेम्परेचर क्या है बच्चों, रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर है। सर मैं आ गया यहां तक, सभी को यस और नो? हाँ जी सर। तो लिखिए बच्चों, यस सर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, temperature is the measure of degree of hotness or coldness, degree of hotness or coldness of a body. Temperature is the measure of degree of hotness or coldness of a body. The measurement of temperature, the measurement of temperature is a relative measure है, relative measure. That means if T1 greater than T2 है then we can say that this is hotter
एंड दिस इज कोल्डर। इस तरीके से हम रिलेटिव मतलब कि कंपैरिजन कर रहे हैं। अब टेम्परेचर आएगा तो बच्चों साथ में हीट आएगा ही आएगा। और आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है कि हीट एक तरह की क्या होती है बच्चों, हीट क्या होती है एक तरीके की? एनर्जी। हाँ एनर्जी होती है, वेरी गुड। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है बच्चों, जो कि फ्लो करते हैं कहाँ से कहाँ बच्चों? हॉटर टू कोल्डर फ्लो करते हैं बच्चों, हमेशा ही हॉटर टू कोल्डर ही फ्लो करती है। किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मान के चलो कि दोनों आपने बॉईल किया, एक आपने बॉईल किया 80 डिग्री सेल्सियस पे और एक बॉईल किया 70 डिग्री सेल्सियस पे। आपको लगेगा दोनों ही बहुत ज्यादा हॉट है बच्चों, दोनों ही बहुत ज्यादा हॉट है। अब जैसे इनको मैं पास लेके आऊंगा तो बच्चों क्या होगा, बिल्कुल साथ में टच करवा दिया या मिक्सअप कर दिया तो होगा क्या? हॉट जो सबसे ज्यादा हॉटर होगा वो क्या करेगा बच्चों? ट्रांसफर करेगा एनर्जी किसको? कोल्डर वन को। कोल्डर बॉडी को ट्रांसफर कर देगा एनर्जी। ठीक है। और ये एक तरीके की नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होती है। ठीक है। नॉन मैकेनिकल प्रोसेस होती है क्या? हीट ट्रांसफर। आपकी हीट ट्रांसफर इज ए नॉन मैकेनिकल प्रोसेस। और आप सभी को पता है कि जब कोई बॉडी इनटेक करती है कुछ भी, ठीक है, इनटेक करती है, जैसे फूड आइटम आप इनटेक करते हो कैलोरी के टर्म में, आपने देखा होगा कोई भी आप फूड आइटम खरीदते हो तो पीछे ऐसे KCL में टर्म में लिखा रहता है कि कोई भी आपने मिल्क लिया, बिस्किट लिया, कुछ भी आप ले रहे हो तो यहाँ पे किलो कैलोरी के टर्म में लिखा रहता है। और जब भी आप कोई इनटेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आपको, आपने बहुत टाइम नहीं खाया, ठीक है, आपको 6-7 घंटे हो गए तो आपको खुद थोड़ा सा ठंड सी महसूस होने लगेगा कि बॉडी के अंदर, और जैसे आप कुछ खाओगे तो आपको लगेगा थोड़ी सी वार्मनेस आ गई बॉडी के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम हीट को या अपने कोई फूड आइटम को इनटेक करते हैं तो बच्चों हमारे अंदर क्या होती है? हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, हीट का क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर होता है। ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि जो 1 जूल होता है दैट इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी के बराबर आता है। कैलोरी एक तरीके की CGS यूनिट होती है बच्चों। ठीक है। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? ओ, समझ में आ गया सभी को? जी यस सर। सर। ठीक है, तो लिखिए। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from hotter body to colder body, which flows from hotter body to colder body by virtue of temperature difference, by virtue of temperature difference. The process of transfer of heat, the process of transfer of heat is non-mechanical process. The process of transfer of heat is a non-mechanical process. That means there is no mechanical work involved. That means there is no mechanical work involved. अगर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत स्पेस हो तो वहां पे लिख लेना बच्चों, जो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है वो होती है बच्चों केल्विन होती है, जिसको हम K से प्रेजेंट करते हैं। अदर यूनिट भी आपने बहुत देखा होगा, जैसे कि एक होता है डिग्री सेल्सियस, खासकर इंडिया में यही यूज करते हैं। फॉरेन कंट्री में बच्चों फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्री में फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं। इस तरीके से हीट में एक तो जूल हो गई आपकी SI यूनिट, ठीक है, और आपकी CGS हो गई, अभी बताया था मैंने, कैलोरी। कैलोरी। और 1 जूल 4.18 भी बोल देते हैं कई बार, या फिर 4.2 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा हीट हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही ट्रांसफर होती है। हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होती है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस हाँ सर। जी। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि टेम्परेचर को हम मेजर किससे करते हैं? थर्मोमीटर से करते हैं। ठीक है, तो थर्मोमीटर एक तरीके का मेजरिंग डिवाइस होता है जो कि टेम्परेचर को क्या करता है बच्चों? मेजर करता है।
ठीक है। और आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आ गए। पहले जो एनालॉग होता था जिसमें वो एक रीडिंग से हम मेजर करते थे, ठीक है। अब हम जो ये जितने भी यूनिट्स हैं ना टेम्परेचर की, इनके कन्वर्जन करेंगे बच्चों, और इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन पे भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लिख लो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब आप सभी को पता है कि जब हमने बेसिक यूनिट पढ़ रहे थे तो हमने मास, लेंथ और क्या किया था, मास था, लेंथ था, टाइम था, और उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगेन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमें मेजर करना होता है। और मेजरिंग डिवाइस कौन सा होता है बच्चों, थर्मोमीटर। तो लिख लो सिंस द टेम्परेचर इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सिंस द टेम्परेचर इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, thermometer is used, thermometer are used to measure the temperature, thermometers are used to measure the temperature। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों दो पॉइंट आपको माइंड में रखने की जरूरत है, वो आप सभी को भी पता है। दो पॉइंट होता है बच्चों, एक होता है आइस पॉइंट, या इसको बोलते हैं बच्चों फ्रीज पॉइंट भी बोलते हैं। एक होता है बच्चों आइस पॉइंट हो गया, दूसरा होता है स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट, और दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। आप सभी को पता है, आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, क्या होता है बच्चों आइस पॉइंट, क्या होता है डिग्री सेल्सियस में। सर 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो। डिग्री सेल्सियस होता है, करेक्ट। और स्टीम पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री। डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अभी पहले देख लेते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं बच्चों फ़ारेनहाइट, जिसको हम फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट का बच्चों जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बच्चों। ठीक है। और एक आता है बच्चों केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन का जो 0 डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू 273.15 होता है। अगर आपको 15 याद भी नहीं है तब भी चल जाएगा, तो 273 इज गुड इनफ। ठीक है। और इसमें 100 जोड़ देंगे तो बच्चों 373.15 केल्विन। 15 का पहले बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है। ठीक है। एक और स्केल में भी बच्चों आता है, ठीक है, लेट सपोज उसको बोलते हैं बच्चों र्यूमर, आर ई ए एम, सॉरी, REAUMUR। ठीक है, REAUMUR। इसका जो बच्चे आपका जो होता है आइस पॉइंट या फ्रीज पॉइंट होता है, इसको तो 0 डिग्री आर ही होता है। लेकिन स्टीम पॉइंट क्या होता है बच्चों, 80 डिग्री आर होता है। अब इसके अलावा मान के चलो मैं एक रैंडमली एक्स ले रहा हूं। ठीक है, एक्स ले लिया, ये मैंने चूज किया रैंडमली, रैंडमली चूज। सर आपने ऐसा क्यों चूज किया, तो अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कोई नंबर बताओ, कोई भी नंबर जो तुम्हारे मन में है। हाँ भाई, सार्थक तू ही बता दे, या सॉरी सारांश। 7। 7, चल ठीक। 7 डिग्री एक्स ले लिया, ठीक है। और दूसरा नंबर भी बता दे। 9। अबे 9 लेगा गधे, इतना बड़ा डिफरेंस है। चल 90 ले ले। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा क्यों लिया देखो, क्वेश्चन क्या आता है कि जब मेरा
डिग्री सेल्सियस इतने पर है, तो बताओ उसकी फ़ारेनहाइट पे वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन आते हैं, या फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट से वैल्यू भी निकालने के लिए आ सकता है। तो पहले मैं डिग्री और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन देखता हूँ, और इस पे आप क्लास 9 में या 10th में शायद क्वेश्चन कर चुके हो, जिसमें हमने देखा था कि जो आपका बच्चे फ़ारेनहाइट होता है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट होता है, वो होता है 9/5 इन सेल्सियस प्लस 32। ये वैल्यू होते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आए कैसे, ये बच्चों ये फॉर्मूला आए कैसे, पहले इस पे देखते हैं। देखो, अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ किसके इसके बीच में, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बीच में। ध्यान से देखो, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है सारे के सारे, तब फ़ारेनहाइट की वैल्यू बच्चों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये किस में है, फ़ारेनहाइट में। ये किस में है, डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे, अब इस ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो 0 वैल्यू डालोगे तो 32 वैल्यू आ जाएगी, 0 डालोगे तो 32 वैल्यू आ जाएगी। बाकी अगर आप देखो कि ये एक तरीके की लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि जब मेरा बच्चों स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना, जो कि मान के चलो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगी, जो कि लगभग लगभग यहाँ पे होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। अब यही आपका ग्राफ बनता है बच्चों, लीनियर ग्राफ, जिस वैल्यू के आगे बच्चों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इस पे आगे 100। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. हाँ जी सर। अब सभी ने स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा, हाँ जी सर, पढ़। है ना। स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं इस लाइन की इक्वेशन बना के दिखाओ, इस लाइन की इक्वेशन बना के दिखाओ, तो आप क्या करते थे, याद करो, हम इक्वेशन बनाते थे, कैसे बनाते थे। हम बोलते थे कि कोई भी दो, एक लाइन है और ये पॉइंट है, मान के चलो x1 y1, ये है पॉइंट x2 y2, और मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई के टर्म में। हम बोलते थे ये वाला अगर मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो x - x1 और y, सॉरी, y - y1 इक्वल टू x - x1। अब यहां पे स्लोप लेते थे, स्लोप क्या होता था, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - ये याद है हम, ये इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, हाँ पता है जी सभी सर। को? नो, हाँ 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 जी सर। सभी को पता है ना। अब देखो इसी को यूज करना है, ध्यान से देखो। ऐसा क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी इनके बीच में तो आएगा ही नहीं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन किसके बीच में आएगा, एक्स वाले के बीच में आएगा। फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करना होता है कन्वर्जन। तो ये तभी मैं तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान के चलो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया बच्चों, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाई एक्सिस है आपकी, ये आपकी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में है टी एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा टी एफ, यहाँ पे आ गया बच्चों टी एफ, ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा टी एफ। कौन सा पॉइंट है, 32 पॉइंट है, तो यहाँ पे आएगा -32 वैल्यू आ गई, इक्वल टू एक्स पे क्या है बच्चों, टी सी है, टी सी ले लिया, और इस पे वैल्यू कितनी है, टी सी की 0 है, तो टी सी -0 हो गया। तो अभी तक बच्चे ने दिस पार्ट और दिस पार्ट को लिख लिया। ठीक है। अब स्लोप लिखना है y2 - y1, y2 क्या है बच्चों, ये है, y1 है ये, तो मैं क्या लिखूंगा ऊपर, 212 - 32 डिवाइडेड बाय 100 - 0, 100 - 0। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। Yes, हाँ जी sir. सर। तो बच्चों इसको ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे बच्चे,
तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। करके देखते हैं, करके देख भी सकते हो। 212 माइनस 32 करोगे तो 180 होता है। 180 डिवाइड बाय 100 करोगे तो देखो जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 9, ये आ गया 5। तो राइट हैंड साइड पर आ गया 9/5 TC, ये तो आ गया। और ये 32 माइनस का उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस कर। सेम इक्वेशन ही बन गई, यस और नो। हाँ ये जी मैंने सर। आपको समझाने Yes, के sir. लिए बताई, पर आपको ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे याद नहीं करना है। मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताई है। आपको केवल क्या चीज याद करनी है बच्चों? हाँ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद करने हैं बस। अब मैं आपको उसका शॉर्टकट बताऊंगा, बस ये याद रखना है। और एग्जामिनर जब कोई भी रैंडम कोई टेम्परेचर मेजरमेंट बताएगा ना, तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट और क्या बताएगा बच्चों? फ्रीज पॉइंट, दोनों बताएगा। और वो बोल देगा अगर बॉइलिंग पॉइंट ये है, फ्रीज पॉइंट ये है, तो मुझे बताओ कि जब 32 डिग्री एक्स होगा, 32 डिग्री एक्स होगा, तो उसमें कितना डिग्री सेल्सियस होगा। या फिर बोलेगा कि अगर 52 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें कितना एक्स डिग्री होगा। ऐसे कन्वर्जन पूछेगा बच्चों, दोनों चीज बताएगा। तो फिर तो मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट कैसा? बहुत ही ज्यादा इजी है, देखो ध्यान से देखो। कोई भी कन्वर्जन करना है, कोई भी डिफरेंट स्केल का है, तो देखो लिखो रिलेशन अमंग डिफरेंट स्केल्स, रिलेशन अमंग डिफरेंट स्केल्स। तो करना क्या है देखो, यहां पे लेना है, पहले मैं शॉर्टकट बता, देखो यहां पे लेना है जनरल। पहले मैं जनरल बताऊंगा फिर सभी के लिए बताऊंगा। जनरल क्या लेना है? टेम्परेचर पैरामीटर लिखना है बच्चे, यहां पे टेम्परेचर पैरामीटर वेरिएबल, माइनस के यहां पे लिखना है बच्चों फ्रीज पॉइंट, फ्रीज पॉइंट या आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीज पॉइंट। भाई ये याद रखना है। यही फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया, तो अब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। टेम्परेचर पैरामीटर वेरिएबल माइनस फ्रीज पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीज पॉइंट। ये तो याद कर सकते हो सभी के सभी, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। अब लेके चलते हैं। मैंने देखो कितने पैरामीटर लिए, यहाँ पे 5 लिए। देखो पांचों का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है देखो। डिग्री सेल्सियस की बात करता है, डिग्री सेल्सियस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर टीसी से, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। मैं सी से लिख रहा हूं, तो आपने लिख दिया सी। सी हो गया पैरामीटर। आपको पता है डिग्री सेल्सियस में आपका फ्रीज पॉइंट कितना होता है? आप लिखोगे जीरो, जीरो लिख दिया, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। और फ्रीज पॉइंट अगेन कितना होता है बच्चों? जीरो। खत्म कहानी बस। इक्वल टू फ़ारेनहाइट के लिए देखो, फ़ारेनहाइट के लिए एफ ले लो, डायरेक्टली एफ भी यूज कर दो, देयर इज नो नीड टू राइट डिग्री है। ठीक है, वो तो मैं रिप्रेजेंटेशन है। फ़ारेनहाइट का आपको पता है कि आइस पॉइंट होता है या फ्रीज पॉइंट होता है 32, बॉइलिंग पॉइंट है 212, और फिर दोबारा आइस पॉइंट हो गया 32। बस ये याद रखना है। उसके बाद कौन सा था बच्चों? र्यूमर लिया था, ठीक है, नहीं केल्विन लिया था, केल्विन। केल्विन लो। केल्विन का आइस पॉइंट क्या था आपको पता? 273 था। और बॉइलिंग पॉइंट था 373 माइनस के 273 इक्वल्स टू, आपने पैरामीटर लिया था आर र्यूमर, उसका आइस पॉइंट था 0, बॉइलिंग पॉइंट था 80, फिर माइनस 0। फिर था एक्स लिया था जो उसने बताया था, आप इसने बोला था एक्स माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 7 बताया था। 90 इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ़ारेनहाइट वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा बच्चे 7। सर में आ गया यस और नो? अब तू देख, अगर तूने एक्स की वैल्यू डाली, तो तू बता आर की वैल्यू भी निकाल सकता, के की वैल्यू भी निकाल सकता, फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी निकाल सकता, और सी की वैल्यू भी। कोई जो भी तू पैरामीटर बोलेगा ना, मैं उसकी वैल्यू निकाल दूंगा, किसी की भी। तू बोलेगा कि सर एक वाई ले लो, वैसे ही रेंडमली वाई ले लो, सर उसका जो आइस पॉइंट है ना -30 है, ठीक है, -30 ले लिया, ठीक है, कुछ भी 30 ले लिया। और उसका है सर 200 है बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीज पॉइंट में -30 आ गया, क्या दिक्कत है? हो गया क्वेश्चन खत्म। अब वाई की वैल्यू किस में पूछनी है? सर केल्विन में बतानी, तो इन दोनों को इक्वेशन को यूज कर लो, वाई की वैल्यू डालो, केल्विन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको पता है इक्वेशन तो इतनी तो सोल्व कर ही सकते हो, यस और नो? हाँ जी Yes. सर। सभी को फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया, यस और नो? कोई डाउट तो नहीं यहां तक किसी को भी? तो सर। No, sir. Yes, sir. No, sir. ठीक है, इजी फॉर्मूला है।
क्वेश्चन आते हैं इस पे, स्कूल लेवल पे भी आते हैं, और बच्चों आपके जेई मेन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है कि एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो बता दो इसकी डिग्री की क्या वैल्यू हो। तो बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, जनरल फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूँ, यही वाला ही। टेम्परेचर पैरामीटर वेरिएबल माइनस के फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस के फ्रीजिंग पॉइंट। एटलीस्ट आपको इन तीनों के तो याद होने ही चाहिए। चार के याद कर लो ठीक है, बाकी इनके तो याद करिए, तो मैंने रैंडमली लिए थे। इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट ये तो याद होने ही चाहिए ना। ठीक है, इससे क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ये तो पता ही होना चाहिए, बेसिक है। यहां तक क्लियर बच्चों, आगे बढ़े अब। Yes, sir. हाँ ठीक जी है, सर। तो एक टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। अब केल्विन, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन देखते हैं बच्चों। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन देखते हैं, देखो बहुत ही आसान है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में होता है, तो आपको केल्विन की जरूरत पड़ती है। अब हम केल्विन में ही ज्यादातर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये लेके चलते हैं, पहले के चलते सी। आपको जीरो जीरो ही लेके करना है, डिफरेंस मत करना। बुक में होगा डिफरेंस लिखा होगा यहाँ पे 180, यहाँ पे लिखा होगा 100, फिर सन में नहीं आएगा। आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया एज इट इज यही याद रखना है बस। चलो, तो अब रिलेशन देखने हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। यही पैरामीटर यूज कर दो। देखो आपने लिया सी नीचे, सी ऊपर, 100 नीचे है, जीरो जीरो हटा दिया। के -273 डिवाइड बाय 373 -273 होता है 100। 100 से 100 काट दिया, सी इक्वल टू हो गया के प्लस -273। तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, के की वैल्यू आ गई सी प्लस 273, ये होता है बच्चों। तो कभी भी आप, ये तो आपको पता ही है, डिग्री सेल्सियस को आप जब भी केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो आप उसमें क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, 273 ऐड कर देते हो। देखो बन गया ना फॉर्मूला। याद क्या करना है, केवल दोबारा बता रहा हूं, याद केवल यही करना है। यहां से तो आप कोई सा फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे सर ये इतने सारे जो टेम्परेचर है, इन सबकी जरूरत क्यों पड़ी। चलो डिग्री सेल्सियस, चलो सर यूज हो रही थी। फ़ारेनहाइट भी, चलो अलग अलग कंट्री में अलग अलग, जैसे हमने सर एफ एफ एस सिस्टम पढ़ा, एम के सिस्टम पढ़ा है, तो चलो दो तो ठीक है। फिर सर केल्विन भी आ गया, रूमर भी आ गया, फिर अदर अदर पैरामीटर भी यूज कर रहे हैं। केल्विन इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि केल्विन ने एक टर्म बताए थे बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या टर्म बताई थी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है कि टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है हीट, और हीट क्या होता है, एनर्जी। तो मैं एक तरीके बोलूंगा, टेम्परेचर कहीं ना कहीं बच्चों एक तरीके की एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पढ़ा है मेटल में, मेटल में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाता है बच्चों, वाइब्रेट करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उनको एनर्जी मिल गई है, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। ऐसे ही बच्चों जीरो टेम्परेचर का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे कोई भी बॉडी को या कोई भी मैटर को किसी टाइप की एनर्जी नहीं मिलेगी। ध्यान से सुन लो, क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी मिलती है, या फिर सॉरी 0 डिग्री नहीं, मैं बोलूंगा 0 डिग्री, क्या बोलेंगे बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी मिलती है। आप देखोगे आपको एनर्जी मिलती है, जब हम हाँ जी पढ़ेंगे सर। ट्रांसफर, तो आप देखोगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी मिलती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जीरो टेम्परेचर बोल रहा हूं सर, जीरो तो आप बता रहे हो नहीं, केल्विन के टर्म में जीरो, मतलब कि 0 केल्विन। जो केल्विन। तो सर 0 केल्विन क्या होता है, ध्यान से देखो। अभी आपने डिग्री सेल्सियस, केल्विन और इसके बीच में रिलेशन देखा था, ठीक है। 0 केल्विन का मतलब पता है क्या होगा, ये जीरो हो गया, ये सी हो गया, और ये 273। इसका मतलब कि वहां पे डिग्री सेल्सियस पता है कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। बच्चों एक ऐसा टेम्परेचर है, माइनस के, सोचो -273 डिग्री सेल्सियस, जिसपे किसी भी टाइप की एनर्जी यहां पे ना फॉर्म होगी, ना जनरेट होगी, ना कुछ होगा, ना ही किसी बॉडी को प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आ गया बच्चों, यही एक तरीके का, ये किसने बताया था, ये सर केल्विन साइंटिस्ट था, उसने बताया था। इस वजह से इसका नाम आ गया बच्चों। इसने एक टर्म बता दी, इसने बोला कि ठीक है हमने बताया है, तो हम भी इंटेलिजेंट है, हमारा नाम भी डालो, तो उसका नाम डाल दिया इस वजह से कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे किसी भी टाइप की एनर्जी क्या नहीं हो सकती बच्चों, ट्रांसफर नहीं हो नहीं। सकती, किसी बॉडी को हीट नहीं मिल सकती, एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो सकती। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। हाँ जी सर। ठीक है, तो लिख Yes, लो, sir.
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर is the temperature when there is no heat or energy transferred. No heat or energy is transferred. अब इसको लिख लो. That means absolute zero temperature is 0 Kelvin. Absolute zero temperature is 0 Kelvin. और अभी मैं बताया था 0 केल्विन का मतलब कि कितने डिग्री सेल्सियस हो गया बच्चों यहाँ पे? -273 डिग्री। -273 डिग्री सेल्सियस हो गया. इसलिए बच्चों 273.13 जो वैल्यू आई वो इसी जैसे ही है. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। इस टेम्परेचर पर बच्चों प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस सब क्या हो जाता है बच्चों? जीरो हो जाता है. लिख लो. एट दिस टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो. प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो. इसलिए केल्विन स्केल को बच्चों एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं. लिख लो. दैट इज वाई केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल. केल्विन स्केल is known as absolute scale. ठीक है, तो ये था आपका बेसिक बच्चों, जो कि पता होना चाहिए कि क्या क्या है डिफरेंट स्केलिंग के बीच में रिलेशन. ठीक है, हीट क्या है, ट्रांसफर क्या है. बाकी हीट के बारे में तो देखो हम पढ़ेंगे ही, अभी कैलोरीमीटर में पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट थर्मल एक्सपेंशन. लिखो बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन में मेजरली बच्चों हम सॉलिड के बारे में ही यहाँ पे स्टडी करेंगे. अभी बेसिकली सॉलिड का मतलब कि कोई भी एक रॉड है. ठीक है, रॉड है, मान के चलो कि ये ऐसी रॉड है. याद करो अभी तक हमने क्या पढ़ा. जैसे कि रॉड है, रॉड पे मैंने फोर्स लगाया, मान के चलो कि इसका वन एंड बिल्कुल फिक्स कर दिया, और राइट हैंड साइड में बच्चों फोर्स लगाया, तो होता क्या था, हमारी जो रॉड होती थी वो इलोंगेट हो जाती थी. याद है, हमने देखा था हमारी रॉड इलोंगेट हो जाती है बच्चों. जिसकी लेंथ कितनी बढ़ जाती है बच्चों? हमने देखा था कि डेल एल लेंथ बढ़ गई. अगर इसकी लेंथ कितनी है बच्चे? एल लेंथ है. तो वहां पे हमने कुछ टर्म बताए थे, अगर याद हो तो हमने बताया थी स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या बताया था बच्चों? चेंज इन लेंथ अपॉन में टोटल लेंथ. याद है हमने पढ़ा था ये सभी ने? यस और नो? Yes, sir. है ना? सर। सेम टर्म बच्चों यहाँ पे भी आएगी. ठीक है, पर यहाँ पे बच्चों जो इलोंगेशन होगा या कोई भी चीज का एक्सपेंशन हो रहा है, इट इज नॉट अबाउट लीनियरली, इट इज अबाउट एरिया एंड वॉल्यूम एज वेल. इसका मतलब कि लीनियर वाइज भी वो एक्सपेंड कर सकता है, एरिया वाइज भी एक्सपेंड कर सकता है, और वॉल्यूम वाइज भी एक्सपेंड कर सकता है. ठीक है, जो टाइप ऑफ एक्सपेंशन पहले तो लिख लो. थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द फिनोमिना ऑफ चेंज इन dimension of an object, the phenomena of change in dimension of an object due to heat supplied is known as thermal expansion. is known as thermal expansion. तो पहला आता है बच्चों आपका लीनियर एक्सपेंशन, सेकंड आता है बच्चों आपका एरिया एक्सपेंशन, एंड थर्ड आता है बच्चों आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन. जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करने से लीनियर मतलब कि वन ऑफ द लेंथ विल बी इंक्रीज, या तो लेंथ बढ़ेगी या तो ब्रेथ बढ़ेगी.
एरिया में लेंथ ब्रेथ दोनों बढ़ेगी, वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों बढ़ेगी बच्चे। ठीक है, वैसे नेचुरली तो वॉल्यूम ही बढ़ता है। ठीक है, फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि हमने इस तरीके से हमने हीट प्रोवाइड किया कि बच्चों केवल लीनियरली एक्सपेंड कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके से लीनियरली एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पहला बनाओ बच्चों लीनियर एक्सपेंशन। इसका पूरा नाम लिखना तो वो बेस्ट रहेगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले में भी। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन लिखो। द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ ए बॉडी, द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से अगर कोई भी लेंथ ऑफ द बॉडी हमारी इंक्रीज कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ओनली लेंथ इंक्रीज करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे या फिर लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, तो मान के चल रहा हूं कि एक आपकी रॉड है, ध्यान से सुनना है। ये T1 टेम्परेचर पर है और इसकी लेंथ है बच्चों L1 ले लिया। फिर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों इसकी लेंथ हो गई बच्चे L2। कितने टेम्परेचर पे? T2। और मैं पहले से ही बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये जो एक तो लेंथ का डिफरेंस आ गया, ये हो गया डेल एल। ठीक है, ये डेल एल हो गया, चेंज इन लेंथ। दूसरा, यहां पे टेम्परेचर T2 क्या है बच्चे? T1 से बड़ा है, तभी मेरा लेंथ बढ़ गया। अच्छा सर, अगर कम हो जाता? तो बच्चों अगर कम हो जाएगा ना तो इसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज। तो ये लीनियर एक्सपेंशन है ये। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन है। टेम्परेचर के कम होने से लेंथ कम हो जाएगी, टेम्परेचर के बढ़ने से बच्चों लेंथ बढ़ जाएगी। सर में आगे बच्चों यहां तक सभी को? यस और नो? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, देखो अब ध्यान से सुनना, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है। अगर ये सन में आ गया तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये तो आपको पता है कि जो जो चेंज इन लेंथ है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चों? चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? या फिर L1 है जो आपकी ओरिजिनल लेंथ है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों? ये डिपेंड करेगी बच्चों स्ट्रेन के ऊपर। तो स्ट्रेन क्या कहता है? स्ट्रेन क्या कहता है? जो स्ट्रेन है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर राइज करेगा, जितना टेम्परेचर राइज करेगा बच्चों, उतना ही डेल एल बढ़ेगा। सर में आ गया बच्चों यहां तक? यस और नो? क्या ये रिलेशन सर में आ गया? जो आपका हाँ स्ट्रेन जी है, सर। स्ट्रेन आपका क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो स्ट्रेन जितना बढ़ेगा इसका मतलब कि आपका डेल्टी वहां पे बढ़ रहा है, इस वजह से स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो यहां से मेरा रिलेशन क्या निकला? देखो ये रिलेशन निकला डेल एल डिवाइड बाय L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों डेल एल किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? एल डेल टी के बराबर आ जाएगा। अब कांस्टेंट को हटाने के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा डेल एल इक्वल टू, यहाँ पे एल्फा ही टर्म आना था, ये है एल्फा। लीनियर बोला तो यहाँ पे मैं एल्फा एल यूज कर रहा हूँ। ये हो गया एल, ये हो गया डेल टी। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। डेल एल क्या है अभी मैं लिखवाऊंगा, मैं बता देता हूँ। चेंज इन लेंथ। एल क्या है? आपका ओरिजिनल लेंथ जो कि L1 था। ठीक है, L1 है। डेल टी क्या है बच्चों? चेंज इन टेम्परेचर, जो कि क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर? यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर बच्चों T2 माइनस T1। तो जितना टेम्परेचर T2 का ज्यादा होगा उतना बच्चों लेंथ बढ़ता रहेगा। क्या रिलेशन सन में आ गया बच्चों? यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. सभी को Yes, sir. क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखो, दोबारा लिख रहा हूं। तो आपका जो रिलेशन आया था वो आया था डेल एल इक्वल्स टू एल्फा एल। ये था बच्चों आपका L1, और यहाँ पे था बच्चों डेल टी। अब ये इंडिविजुअल है क्या? देखो ये है एक्सपेंशन इन लेंथ।
एक्सपेंशन इन लेंथ। ये है बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ। और ये क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है बच्चों, जो कि कांस्टेंट रहता है। कोई भी मटेरियल का क्या रहता है बच्चों? ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं आपसे बोलो, ध्यान सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मेरे ना T2 टेम्परेचर के बाद टोटल लेंथ बता दो, एट T2 टेम्परेचर टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? तो आपको याद करो, मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था? एल L1। टू क्या हो जाएगा? आप देखो L2 क्या हो जाएगा, तो L2 हो जाएगा सर L1 प्लस डेल एल। नहीं होगा बच्चों, L2 क्या होगा? L1 प्लस डेल एल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो L1 प्लस डेल एल। क्या आपने डेल वन निकाल चुके हो? सर निकाल दो चुके हैं। तो लिखो डेल एल क्या था? अल्फा एल L1 डेल टी। तो अगर मैं L1 कॉमन ले लूँ तो एक तरीके का बच्चों रिलेशन बन गया 1 प्लस अल्फा एल डेल टी ब्रैकेट क्लोज L1। ये निकल गया आपका टेम्परेचर के बाद जो कि लेंथ निकलने थी। आप कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर चुके हो, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो। हमने ऐसा पढ़ा है, याद है? कुछ ऐसा लेसन में पढ़ा है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। याद है? हमने ऐसा कुछ लेसन पढ़ा है, ठीक है, बोर्ड में। बिल्कुल सिमिलरली देखो, लेंथ वाइज भी यही है, वॉल्यूम वाइज भी यही आएगा, एरिया वाइज भी बच्चों यही आएगा। समझ में आ गया बच्चों यहां तक सभी को? हाँ जी Yes. सर। यस सर। ठीक है। अब कई बार ना ये जो लीनर लेंथ, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ लीनर एक्सपेंशन है, इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, कई बार यूनिट भी पूछ लेता है। तो बहुत इजी है, यूनिट में क्या है ध्यान से देखो, बहुत इजी यूनिट है। यूनिट ऑफ अल्फा एल। तो ध्यान से देखो, अल्फा एल है क्या? आप बोलोगे चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ इनटू डेल टी। भाई ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? केल्विन इनवर्स, बस खत्म। या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, कुछ भी हो जाएगी। फ़ारेनहाइट इनवर्स भी हो सकती है, ठीक है। वो तो आप कितना भी ले लो, अब सब कुछ इनवर्स में ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक सभी को? हाँ जी Yes, सर। sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्लिक करते हैं बच्चों, लिखो क्वेश्चन लिखते हैं। मान के चलो कि ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है बच्चों 5.231 मीटर, ठीक है। एक्सपेंड एक्सपेंडेड लेंथ कितनी हो गई? 5.243 मीटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, इतनी है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ है इतनी, एक्सपेंडेड लेंथ है इतनी। ओरिजिनल लेंथ थी बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसका नहीं पता मुझे, एक्स डिग्री सेल्सियस पे, एक्स डिग्री सेल्सियस पे। अल्फा पर मत पता है मेरे को, अल्फा की वैल्यू है बच्चे 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, ये वैल्यू पता है। तो मेरे को ये बताना है कि जो एक्सपेंड हुई है ना लेंथ, ये कौन से टेम्परेचर पर हुई है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखो सर, ये है डिग्री सेल्सियस, ये है डिग्री सेल्सियस, ये है केल्विन। मैंने आपको पहले देखा है, मैंने आपको पहले बताया बच्चों, सारी के सारी ऑलमोस्ट कैलकुलेशन किस पे होगी बच्चों? केल्विन पे होगी। और आपको पता है 273 हम जोड़ सकते हैं, 273 हम जोड़ सकते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा टेम्परेचर है सर? ये तो T1 टेम्परेचर है। तो T1 टेम्परेचर कैन बी रिटर्न एज 27 प्लस 273, कितना हो गया बच्चे? 300 केल्विन। सर T2 क्या है? T2 को भी केल्विन में ही रहने दो, जो भी रिजल्ट आएगा केल्विन में आ जाएगा, बस खत्म। सर ये
ये टोटल लेंथ है। अभी मैंने देखा था टोटल लेंथ थी जो L2 था वो क्या था? सर वो था 1 + डेल टी इंटू यहाँ पे था ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब कि मुझे L2/L1 करना पड़ेगा। 1 प्लस यहाँ पे L5 लगा लो इंटू डेल टी। ठीक है। L2 बताओ कितना है? 5.243। ये कितना है? 5.231। 1 + डेल टी। इसकी वैल्यू देखो, लगभग लगभग इसकी वैल्यू करना कैलकुलेट। इसमें डेसिमल पॉइंट में आएंगे तो अच्छे से कैलकुलेट करनी है बच्चों वैल्यू। बताओ कितनी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके? 5.243 डिवाइडेड बाय 5.231 की वैल्यू आई है 1.00229। ठीक है। 1 + डेल टी। अभी डेल टी को रहने दो। 1 इसमें से माइनस कर दोगे तो वैल्यू आगे बच्चे देखो। मैं इसको डेसिमल 1 2 3 2.29 × 10⁻³ ये आ गया अल्फा एल डेल टी। अल्फा एल की वैल्यू क्या थी? 1.2 × 10⁻⁵ ये नीचे डिवीजन में चला जाएगा। तो डेल टी की वैल्यू फाइनली आ गई बच्चे 2.23 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.2 × 10⁻⁵। ये माइनस ऊपर जाके इससे कट कट आगे बच्चों 10⁻² प्लस का आ जाएगा। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट कट जाएगी तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू 1.85 आ जाएगी। 858। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 185.8 आ गया। अब डेल्टी था क्या? डेल्टी था सर T2 - T1 किसके बराबर आ गया बच्चों? 185.8। ये सब केल्विन में ही है। तो फाइनली T2 की वैल्यू आ गई 185.8 प्लस T1। और T1 की वैल्यू कितनी थी? 300 केल्विन। फाइनली आ गई 485.8। ये आंसर आया बच्चों। कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी मतलब थोड़ी सी टफ है, अदरवाइज क्वेश्चन तो फॉर्मूला वाइज है। फॉर्मूला में पुट किया वैल्यू आंसर आ गया बस। अगर आपको बोले कि इसको डिग्री सेल्सियस में निकालो तो चुपचाप 273 से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा बस। सर में आ गया बच्चों? यस और नो? क्लियर हाँ एवरीवन? जी सर। Yes, sir. ठीक है। ऐसी बच्चों श्रिंकिंग के लिए भी आ सकता है। श्रिंकिंग का मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर रिड्यूस कर देता हूं, अगर मैं टेम्परेचर रिड्यूस कर देता हूं तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? क्या उसकी लेंथ पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज 8.7 सेंटीमीटर है 300 केल्विन पे। तो बताओ 400 केल्विन पे कितनी वैल्यू, नहीं सॉरी, 200 केल्विन पे कितनी वैल्यू होगी? 200 केल्विन पे कितनी वैल्यू होगी अगर अल्फा की वैल्यू सेम ले लिया 1.2 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। अब ये जो वैल्यू निकाली है तो टोटल वैल्यू 200 केल्विन में पूछ रहा है तो आपकी होगी L2। डायरेक्टली वैल्यू निकालनी है। L1 पता है 8.7। 1 + अल्फा पता है, ये रहा 1.2 × 10⁻⁵। और ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया? इस बार टेम्परेचर T2 ये है और ये क्या है बच्चा? T1। तो T2 - T1 कितना होगा बच्चों? -100 केल्विन हो गया। तो ये केल्विन था, केल्विन से केल्विन कैंसिल। माइनस को 100 करेंगे तो बच्चों देखो 1 -1/2 × 10⁻⁻³ हो गया क्योंकि माइनस का 5 है, ये प्लस का 2, ये वैल्यू हो गई। अब खुद देखो ये वैल्यू कितनी छोटी है। फिर भी हमें लिखनी तो पड़ेगा ना बच्चों, आंसर तो निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू होगी 0.0012। ये वैल्यू हो गई 1 2 3। हाँ। अब इसको 1 से माइनस करोगे तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू आएगी 1 - 0.0012। सर, हाँ जी। ये 1 के आगे भी माइनस नहीं आएगा? कौन से 1 के आगे बच्चे? इसके आगे क्यों आएगा माइनस? सर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना? अब तो माइनस तो इससे मल्टीप्लाई हुआ ना बच्चे। ओके सर। हुआ है। इससे तो इससे सही तो होगा। ठीक है। ये वैल्यू आ गई।
और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 8.7 से बच्चे, तो फाइनल आपका आंसर आ गया 8.68 तो कितना डिफरेंस हुआ, सोचो बच्चों कितना डिफरेंस हुआ। आपने 100 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया या फिर 100 केल्विन कम कर दे, केवल 0.02 सेंटीमीटर का ही फर्क आया बच्चों। तो बहुत ही माइन्यूट फर्क आता है बच्चों। 100 डिग्री बढ़ाने पे केवल देखो कितना सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है बच्चों, 0.02, मतलब कि 0.2 mm, 0.2 mm का ही फर्क आ रहा है बच्चों। जो आपकी लाइन होती है सिंगल 1 mm, उसका भी बच्चों पांचवा हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे केवल इतना ही चेंज हुआ। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस चेंज होता है बच्चे। सर में आगे सभी को यस और नो, क्लियर एवरीवन। यस हाँ जी सर। सर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, इसी तरीके से आता है बच्चों आपका एरिया एक्सपेंशन। लिखो, नेक्स्ट वन इज एरिया एक्सपेंशन। इसमें क्या था, मान के चलो एक बॉडी है, ठीक है, जिसका एरिया है ए, ठीक है, A1 ले लेते हैं, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर है बच्चे, T1 टेम्परेचर पर। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या होगा बच्चों, एरिया इसका बढ़ गया। ये है A2 एरिया, कौन से टेम्परेचर पे, डेल 2। और ये वाला हिस्से को हम बोलेंगे डेल A, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। जैसे लेंथ में था बच्चों, ऐसे एरिया में है। सर में आ गया बच्चों, यस और नो, क्लियर। हाँ जी सर। लिखो, द एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ सरफेस, द एक्सपेंशन इन द एरिया ऑफ सरफेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, the expansion in the area of surface due to increase in its temperature is called area expansion, is called area expansion। तो डेफिनेटली बच्चे, जैसे कि डेल एल डिवाइड बाय एल था, ऐसे यहां पे बोलूंगा बच्चों डेल ए डिवाइड बाय ए, चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल किसके बराबर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आप बोलोगे सर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाना चाहता हूं तो डेल ए डिवाइड बाय A1 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एक अल्फा कांस्टेंट है उसके, लेकिन वो अल्फा लेंथ वाइज नहीं होगा बच्चों, एरिया वाइज होगा। तो इसको बोलेंगे एरिया कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। बस बिल्कुल पुराने जैसा ही है, बस जहां पे एल था वहां पे ए आ जाएगा, बस एरिया वाइज आ जाएगा। तो चेंज इन एरिया किसके बराबर आ गया, चेंज इन एरिया डेल ए किसके बराबर आ गया, आप बोलोगे सर अल्फा ए डेल टी इंटू A1। तो आपको बोले कि टोटल एरिया किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे सर डेल, सॉरी, टोटल हो गया A2, A2 बराबर हो गया बच्चे A1 प्लस डेल, वो आप निकाले चुके। तो A1 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1 प्लस एल्फा ए डेल टी। बिल्कुल सेम सर, जैसा कि आपने लेंथ में करवाया था ना बच्चों, बिल्कुल सेम आपका एरिया में भी आ जाएगा। बताओ, कोई चेंज तो है नहीं, देखो जैसा फॉर्मूला वहां पे एल था वहां पे एरिया वाइज आ जाएगा। सर में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो, यस सर। है ना। अब ध्यान से देखो, उसकी यूनिट क्या होगी, देखो एरिया एरिया कैंसिल होगा क्योंकि ये तो स्ट्रेन टाइप हो रहा है। तो अगेन अल्फा ए क्या है अब यहाँ पे, अल्फा ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। यूनिट फिर दोबारा डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। मुझे शायद अब बताने जितनी होगी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से यहाँ पे एरिया एक्सपेंड हो जाएगा, वो तो हम लिख भी चुके हैं, बार बार चीज करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों।
तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, देखो। लिखो ऐसे, इफ इफ अ metal ball having radius 0.2 meter is heated from 273 Kelvin to 360 Kelvin, if अल्फा ए मतलब कि एरिया ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हीट एक्सपेंशन गिवन है 3.4 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, what will be diameter of ball at 360 केल्विन। तो आपको 360 केल्विन में पूछ रहा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो गया होगा कि निकालना क्या है। पहले तो देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पे टोटल एरिया निकालना है, सीधा बोला है टोटल एरिया निकालना है। डायमीटर बोला है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया से हम क्या निकाल देंगे फिर बाद में? टोटल एरिया निकाल के हम टोटल एरिया निकाल देंगे, पर डायमीटर कैसे निकालेंगे? फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, इतना नहीं। आप लिखो, डायमीटर नहीं, ये लिखो, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ बॉल, सरफेस एरिया ऑफ बॉल एट 360 केल्विन, सरफेस एरिया ऑफ बॉल एट 360 केल्विन। क्योंकि वो तो फिर लेंथ ही होगी ना, रेडियस टू रेडियस तो लेंथ ही होगी, हमें सरफेस एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया भी तो पता होना चाहिए आपको। पता है स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल का ओरिजिनल एरिया क्या होता है? 4πr², जो कि हो गया A1। तो कितना होगा बच्चे? 4π 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16 पाई मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको इसमें ही रहने दो। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया टू। एरिया टू का फॉर्मूला क्या था बच्चों? A1 टाइम्स 1 प्लस अल्फा ए इंटू डेल्टा। सर A1 क्या है ओरिजिनल एरिया? आप बोलोगे 0.16 पाई। 1 प्लस अल्फा ए दे रखा है 3.4 10⁻⁻5। चेंज इन टेम्परेचर कहाँ है बच्चों? 360 था पहले, सॉरी बाद में, फिर हो गया 273 से पहले। तो 27 प्लस 60 कितना हो गया? 87। 87 से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों आपको। 0.16 पाई 1 प्लस 3.4 10⁻⁻5 87 मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर कितना आ गया, जल्दी बताओ। फाइनली बताओ कितना आ गया बच्चों। आपका जो आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.1604 पाई मीटर स्क्वायर। देखो कितना कम डिफरेंस आया है, लगभग लगभग 0.0004 इंक्रीज हुआ है। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया वाला भाई क्वेश्चन सभी को? एवरीवन? जी Yes. सर। यस सर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता बच्चों उसमें, ठीक है। तीसरा भी देखो, तीसरा भी क्या है सर? वॉल्यूम एक्सपेंशन है, तो इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो जल्दी से, द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम, द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम of an object
द एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि आपने क्यूबॉइड लिया, कुछ भी ले सकते हैं, शेप क्यूबॉइड ले लिया हमने। क्यूबॉइड का इनिशियल वॉल्यूम था बच्चों V, ठीक है, ये V1 है, टेम्परेचर क्या है बच्चे T1। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेफिनेटली इसकी हाइट बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी, हर जगह से बढ़ेगी, हर जगह से बढ़ेगी, हर जगह से बढ़ेगी, हर जगह से बढ़ेगी। कितना वॉल्यूम V2, कितने टेम्परेचर पर V2, और चेंज कितना आ गया बच्चों डेल V, ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। अभी जैसा कि हमने दोनों के लिए किया तो दोबारा देखो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। तो डेल वी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एल्फा वी इंटू डेल टी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम V1। तो टोटल वॉल्यूम जो कि होगा V2 किसके बराबर होगा बच्चों, V1 प्लस डेल वी, जो कि कितना हो जाएगा 1 प्लस एल्फा वी इंटू डेल टी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम भी। बताओ, मेरे ख्याल से एक भी फॉर्मूला अगर याद है तो बाकी दो में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। फिर अल्फा भी अगेन क्या नाम होगा, नाम अलग से तो कुछ आएगा नहीं बच्चों, तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन टिल इट विल हैव कैलन इनवर्स और 0 डिग्री सॉरी सेल्सियस इनवर्स आपकी क्या होगी इसकी बच्चों, यूनिट होगी। लिख ले बच्चों। 2 मिनट सर। अल्फा बी के लिए ज्यादातर बोला जाता है कि ये थोड़ा ना नॉन लीनियर, हल्का सा नॉन लीनियर का मतलब बच्चों की, जैसे कि जब लोअर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है ना तो एकदम से शार्प करता है और उसके बाद क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। लगभग 500 डिग्री के बाद, 500 अभी रुक जाइए। डिग्री तक बच्चे कांस्टेंट हो जाता है। पर हम अभी भी इसको क्या मान के चलेंगे बच्चे, 500 तक, इसलिए हम इसको थोड़ा लीनियर ही मान के चलते हैं। पर देखो ग्राफ से पता चल रहा है कि नॉन लीनियर है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गए यहाँ तक सभी को। हाँ जी सर। यस। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों तीन पैरामीटर आ गए। कौन कौन से, एक हो गया अल्फा एल, एक हो गया अल्फा ए, एक हो गया अल्फा बी। अगर याद हो तो ये करता है बच्चे लेंथ को, एरिया को और वॉल्यूम। पहले तो देखो एरिया कोई भी है, मान के चलो एरिया है, ठीक है, उसका मान के चलो, जैसे मान के चलो मैं ये वाला एक, इन दोनों इन सब के बीच रिलेशनशिप देखता हूँ बच्चे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया बच्चे एक एरिया ले लिया जिसकी लेंथ ना सेम ही है बच्चे, इसकी लेंथ क्या है, ये भी एल है और ये भी एल है। ध्यान से सुनना, जैसे ही बच्चे ये था टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, जैसे ही बच्चे मैंने इस पे टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, एक्सपेंड कर गई। देख पा रहे होंगे मैंने थोड़ा सा बड़ा शेप बनाया है, तो दोनों साइड से बढ़ गई T2 टेम्परेचर। तो ये लेंथ होगी बच्चे, लिख रहा हूं मैं इसको डेल एल प्लस एल, ये लेंथ भी होगी बच्चे डेल एल प्लस एल, दोनों लेंथ का इंक्रीज हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, तो निकालते हैं चेंज इन एरिया।
चेंज इन एरिया निकालते हैं बच्चे, चेंज इन एरिया। तो देखो चेंज इन एरिया कितना हो गया, आप देखोगे पहले तो ये है डेल एल प्लस एल का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इसका करो डेल एल का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल एल माइनस के एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इट, देखो पहली डेल एल कितना छोटा है उसका स्क्वायर कर दिया। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 0.01। अगर 0.01 का स्क्वायर करना तो 0.0001, तो ये तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो एक तरीके का चेंज इन एरिया किसके बराबर आ गया बच्चों, चेंज इन एरिया बराबर आ गया, ध्यान से देखो 2L डेल एल के बराबर आ गया। आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, अगर मैं इसके ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ओरिजिनल एरिया से डिवाइड कर दूं तो इसको भी मैं ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करूंगा। ठीक है, ओरिजिनल एरिया क्या है बच्चों, इसका ओरिजिनल एरिया आप बोलोगे सर एल इंटू एल, एल स्क्वायर है। मानते नहीं मानते बच्चे, यस और नो, है ना? मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो क्यों लिख रहा हूं, ये आता है यहां पे आ गया 2L, सॉरी एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कर गया, तो फाइनली क्या बचा, 2 डेल एल अपॉन में एल बचा। तो इसका मतलब कि देखो एरिया जो चेंज हो रहा है, जिसके मैंने अभी थोड़ी देर के लिए डायमेंशन सेम ली है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ चेंज इन लेंथ। इसका मतलब कि बच्चे सिमिलरली एरिया का जो कोफिशिएंट होगा, ध्यान सुन लो, एरिया का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ लेंथ का कोफिशिएंट। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? के बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ जी यस सर। सर। है ना? सिंपल सा है बच्चों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप सभी को। ऐसे ही बच्चे हम वॉल्यूम का और लेंथ का करेंगे। सर वॉल्यूम का एरिया का कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है बच्चों बहुत ज्यादा, फिर हमें एरिया का अलग निकालना पड़ेगा, लेंथ का अलग निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे फिर, वॉल्यूम और लेंथ का निकालेंगे, फिर तीनों का आपस में रिलेशन निकाल लेंगे, बस फिर तीनों का आपस में रिलेशन निकाल लेंगे। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? हाँ जी सर। अब लिखो रिलेशन बिटवीन डेल, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो मान के चलो आपने माना कि क्यूब माना एक, ऐसा सर कोई और शेप से भी कर सकते, कोई और शेप से भी करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, पर आंसर तो यही आएगा। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर रहे हैं, ताकि हम फॉर्मूला जनरेट कर सकें बच्चों। तो मान के चलो आपको पता है क्यूब में ये भी लेंथ एल, ये भी लेंथ एल, ये भी लेंथ एल, इन सबका जो वॉल्यूम होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम है, वो है आपका कितना, वो है आपका एल क्यूब एट टेम्परेचर T1, एट T1 टेम्परेचर पर है। अब जैसे ही बच्चे मैंने T2 किया तो लेंथ बढ़ा, हाइट बढ़ी, और साथ साथ विड्थ भी बढ़ गई। ठीक है, अब कितना कितनी बड़ी बच्चों लेंथ, एल प्लस डेल एल, एल प्लस डेल एल, एल प्लस डेल, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको पता, वॉल्यूम हो जाएगा एल प्लस डेल एल का क्यूब, और कितने टेम्परेचर पर सर, एट T2 टेम्परेचर। तो मैं क्या निकालना चाहता हूं बच्चे, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, फिर वही डेल वी। ठीक है, ये था आपका फाइनल वॉल्यूम, ये था आपका इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है, एल प्लस डेल एल का क्यूब माइनस एल क्यूब। अब फॉर्मूला आना चाहिए, तो ये होता है एल क्यूब डेल एल का क्यूब 3L डेल एल इंटू एल प्लस डेल एल माइनस के एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, डेल एल का क्यूब
प्लस 3L² डेल एल प्लस 3L डेल एल का स्क्वायर। ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली जो आपका डेल वी निकल के आया, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3L² डेल एल आ गया। इसके अगर मैं ओरिजिनल वॉल्यूम से, जो कि वी आई या वी मान के चल लो, इससे डिवाइड करूंगा, तो डेल वी अपॉन में वी आई किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 3L² डेल एल डिवाइड बाय L³ L³ से कट जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3 डेल एल अपॉन में एल। अब आपको पता डेल वी अपॉन में वी किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स लेंथ एक्सपेंशन। तो अगर सारांश तेरे को याद हो, एक क्वेश्चन आया था जो तूने मेरे से पूछा था कि सर यहाँ पे ना, जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी और सॉलिड पढ़ रहे थे तो वहां पे एक थर्मल एक्सपेंशन का भी क्वेश्चन था। याद है क्वेश्चन हाँ जी भेजा सर। था? मैंने बोला था जब हम थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब वो हम क्वेश्चन करेंगे। तो वहां पे फोर्स के अलावा, अगर फोर्स के अलावा यहाँ पे बच्चों आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो वहां पे दो तरीके से आपकी लेंथ बढ़ रही है, एक ड्यू टू फोर्स और दूसरा ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर। एक्सपेंशन, टेम्परेचर की वजह से। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो आप सभी को? हाँ जी सर। ठीक है। तो फाइनल रिलेशन क्या क्या निकल के आया आपका? निकल के आया अल्फा ए इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एल, अल्फा वी इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा एल। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो अल्फा वी अपॉन में अल्फा ए आ जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनके बीच में रिलेशन निकालो, तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके, मैं तो ये आप स्फीयर भी ले सकते हो। ठीक है, स्फीयर लोगे तो वहां पे फिर 4πr² वाला लेना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए 4πr³ लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने बहुत ही बेसिक ले लिया, सरफेस स्क्वायर ले लिया और फिर क्यूब ले लिया। आपका जो मन करे वो यूज कर सकते। क्लियर बच्चों, एक क्वेश्चन करें? हाँ जी सर। लिखो तो बच्चे, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। द वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास ब्लॉक इनिशियली वॉज 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, वॉल्यूम है क्यूब। Its volume is increased by 5 centimeter cube. Its volume is increased by 5 centimeter cube when temperature increases from 20 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Determine coefficient of linear expansion। देखो, लीनियर एक्सपेंशन, बात किसकी चल रही है? वॉल्यूम की। पूछ क्या लिया? लीनियर एक्सपेंशन पूछ लिया। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा सर? अल्फा वी निकाल दूंगा, और अल्फा वी और अल्फा एल में तो आपको रिलेशन पता ही है, बस बात ही खत्म। सर में आगे नहीं आ गया, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंक्रीज बाय लिखा है बच्चों, इसका मतलब ये तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया ना, ये तो डायरेक्टली चेंज इन वॉल्यूम हो गया। कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर क्यूब। आप याद रखो चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था सर? अल्फा वी डेल टी इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम V1। तो हम डायरेक्टली यही यूज कर सकते हैं बस। तो अल्फा वी कितना है? 5 है। सर इसको मैं मीटर क्यूब में कर सकता हूँ? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपने मीटर क्यूब में कहता हो, ये भी मीटर क्यूब में हो, तो वैसे भी कटना ही है, तो करने की क्या जरूरत है? करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्फा वी लिख लिया,
सर क्या मैं इसको, ध्यान सुनो, क्या सर मैं इसको केल्विन में कर दूं? अगर आप समझदार बच्चे हो तो आप बोलोगे नहीं, क्यों? सर इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ये आएगा 295 केल्विन। इसको करो, ये आएगा 27 और 13, ये आ जाएगा बच्चे 313 केल्विन। ये आएगा, सॉरी 293 होगा। और ये कितना होगा? 318 केल्विन। अब जब मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा, दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 20 है, 25 है, इन दोनों का भी डिफरेंस 25 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग लगाना, जब डिफरेंस ही लेना है तो चाहे आप केल्विन में लो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो, टेम्परेचर का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो आप 45 माइनस 20 भी कर सकते हो। कितना आ गया? 25 आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, तो अल्फा वी की वैल्यू आ गई बच्चे 5/15,000 इंटू 25। ये कटा यहाँ पे 5 से, तो इधर ले लो 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻5, और नीचे है 15,000 इंटू 5। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 100 बचा। 5 से कटा बच्चों ये 20। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों? 4/3 आ गया। 4/3 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स ले लिया। ये आ गया अल्फा वी। आपको पता है क्या पूछा है? लीनियर एक्सपेंशन पूछा है। वो क्या होता है? अल्फा वी डिवाइड बाय 3 होता है। तो हो गया 4/9 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। बस हो गया क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझना है क्या निकालना है। सभी को क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? हाँ जी सर।